हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पल्स। इससे पहले वाइटल साइंस क्या होते हैं और टेम्परेचर क्या होता है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है तो जाओ जा करके देखो। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पल्स क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पल्स को अफेक्ट करते हैं, आपकी पल्स को असेस करने की साइट्स कौन सी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पल्स क्या होती है। ठीक है, पल्स की डेफिनेशन। तो देखो, अगर आपको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि पल्स क्या है, तो नंबर ऑफ टाइम योर हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में आपके हार्ट ने कितनी बार बीट करा उसको हम पल्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही इजी है कि एक मिनट में आपके हार्ट ने कितनी बार बीट करा उसको हम पल्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ रिदमिक बीटिंग ऑफ आर्टरीज कॉज्ड बाय द हार्ट्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी आर्टरीज जो होती है वो एक रिदम में बीट करती है। ठीक है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स होता है। हमको पता है कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स होता है। ठीक है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी जो आर्टरीज हैं वो बीट करती हैं, और वो बीट कैसा होता है, एक रिदम में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा पहले बीट करा फिर स्टॉप हो गया फिर बीट करा, ऐसा नहीं, एक रिदम चलती है उनकी। उस रिदम में जब वो बीट करती हैं आपकी आर्टरीज, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, आपका पल्स। ठीक है, ये बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि कंट्रैक्शन ऑफ योर हार्ट, यानी कि आपका हार्ट का जब कंट्रैक्शन होता है तो उसकी वजह से आपकी जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, एक रिदम में बीट करती है, और उस बीट को ही हम बोलते हैं पल्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पल्स क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पल्स, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके पल्स पे इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एज। अब एज कैसे करके डालेगी, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो, हम क्या है, अडल्ट हैं। ठीक है, तो इन कंपैरिजन टू अडल्ट, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी पल्स जो होती है वो ज्यादा आपकी हाई होती है। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों की पल्स अगर आपकी 110 भी जा रही है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अडल्ट्स में हमारी पल्स 110 जाएगी तो उसको हम नॉर्मल काउंट नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको जो एज फैक्टर है वो आपकी पल्स पे अफेक्ट करता है। ठीक है, बच्चों में पल्स ज्यादा देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेक्स। अब आपका जेंडर कैसे करके आपका इन्फ्लुएंस करता है। तो देखो, जो आपका पल्स रेट है अगर हम कंपेयर करें एक मेल और एक फीमेल में, ठीक है, आपके एक मेल है और एक फीमेल है, अगर उसमें हम कंपैरिजन करते हैं तो आपका फीमेल का पल्स रेट हाई रहता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू मेल, यानी कि फीमेल्स का पल्स रेट ज्यादा होगा मेल के कंपैरिजन में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ यहाँ तक। हाँ, देखो नेक्स्ट आता है पोस्चर। अब पोस्चर कैसे अफेक्ट करेगा, पोस्चर में आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी। ठीक है, तो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं लेक्चर कैसे ले रही हूँ, स्टैंडिंग पोजीशन में ले रही हूँ। ठीक है, तो इस टाइम मेरा पल्स रेट थोड़ा हाई होगा किसके कंपैरिजन में, जब मैं क्या हूँ, बैठी हूँ या फिर लेटी हूँ। ठीक है, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में आपका पल्स रेट थोड़ा सा हाई रहता है, मतलब ज्यादा रहता है किसके कंपैरिजन में, अगर आप बैठे हो या फिर लेटे हो। ठीक है, तो पोस्चर भी आपको अफेक्ट करता है आपके पल्स रेट पे। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। अब आप सबको पता होगा, आपने देखा होगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जिम भी जाते हो। ठीक है, या फिर अपने घर भी एक्सरसाइज करते हो। तो आपने देखा होगा अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो उसका पल्स रेट ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू दोज पर्सन जो ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर रहा। मतलब अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी पल्स ज्यादा होगी। ठीक है, अगर उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जो कैसे बैठा है, नॉर्मल बैठा है, लेटा है, या अपना कुछ काम कर रहा है। ठीक है, आप सबको पता होगा फिजिकल वर्क करो, सीढ़ियां चढ़ के आओ, या फिर आपने कोई बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करा है तो आपकी पल्स रेट हाई हो जाती है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेजी से चलने लग जाती है। देखा होगा ना आपने, आप सीढ़ियां चढ़ के आते हो तो आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर है इतना? तो एक्सरसाइज भी आपका अफेक्ट करती है आपके पल्स पे। अब नेक्स्ट है आपका फीवर, यानी कि फीवर से क्या होता है, फीवर से पल्स रेट कैसे हाई हो जाएगी। तो देखो, आपका जब भी टेम्परेचर हाई होता है, मतलब आपका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी पल्स रेट भी बढ़ जाती है। ठीक है,
यहाँ तक तो नॉर्मल है कि हाँ फीवर आया, टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी पल्स रेट भी बढ़ गई, लेकिन कितनी बढ़ती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाला है। ये आपके ऐसे वाइवा में या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपके नॉट सेट है, आपका एनक्लिक्स है, इन सारे एग्जाम्स में ये पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स कितनी बढ़ती है, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा, ठीक है, तो आपकी पल्स कितनी बढ़ जाएगी, 10 बीट्स। सपोज करो मेरा टेम्परेचर आ रहा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, पहले 99 था, अब मेरा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया है, ठीक है। तो पहले अगर मेरी पल्स रेट, मेरा जब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, मेरी पल्स रेट थी 68, ठीक है, 68 बीट पर मिनट आ रही थी। तो अब जब मैं अपनी पल्स रेट को चेक करूंगी तो मेरी पल्स रेट, अब मेरा टेम्परेचर बढ़ चुका है, 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, एक आपका डिग्री बढ़ गई है, तो मेरा पल्स रेट जो होगा वो भी आपका 78 या फिर 80 के अराउंड जा रहा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर आपका टेम्परेचर में 1 डिग्री बढ़ेगी तो आपकी 10 बीट जो है आपकी पल्स में बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से इसको याद भी रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेडिसिन। अब आपकी कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको खाने के बाद में आपका पल्स रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और किसी किसी का क्या होता है कि आपका पल्स रेट बहुत ज्यादा लो हो जाता है, ठीक है। तो कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो आपके पल्स रेट पे अफेक्ट डालती हैं, ठीक है। बाकी आपका स्ट्रेस हो सकता है कि स्ट्रेस में अगर आप हो तो आपका पल्स रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर जाती है आपकी पल्स, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस करे हैं पल्स के रिगार्डिंग। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, मेरे साथ पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो और आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ये लेक्चर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नॉर्मल पल्स रेट, यानी कि नॉर्मल पल्स रेट होती कितनी है। हम बात तो कर रहे हैं कि पल्स पल्स, लेकिन होता कितना है, ठीक है। तो आपका जो मैंने एन को ऐसे गोला कर रखा है, इसका मतलब है नॉर्मल, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मल को हम ऐसे करके लिखते हैं। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म लिखनी है तो आप पूरा नॉर्मल भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल जो पल्स रेट होती है आपकी वो 60 to 100 बीट पर मिनट, यानी कि अगर आपकी पल्स 60 से लेकर के 100 के बीच में आ रही है 1 मिनट में, ठीक है। अगर आपने काउंट करा, आपने 1 मिनट में अगर आपकी पल्स 60 से 100 के बीच में आ रही है तो आप उसको बोलोगे कि हाँ ये नॉर्मल पल्स है, ठीक है। और ये नॉर्मल पल्स रेट जो है ना, आपकी रेंज जो है, ये रेंज है, ठीक है। 60 to 100 क्या है, रेंज है ये, इसके बीच में आपकी अगर पल्स आ रही है, ठीक है। तो ये किसका है, अडल्ट का है, ये चिल्ड्रंस का नहीं है, ये हम अडल्ट की पल्स रेट की बात हो रही है। तो 60 to 100 बीट पर मिनट आपकी ये अडल्ट का नॉर्मल पल्स रेंज है आपकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, नॉर्मली जो पल्स रेट है 60 to 100 बीट पर मिनट चल रहा है। अब आपका क्या होगा कि आप पल्स को असेस करते हो, ठीक है। तो पल्स को जब भी आप असेस करते हो तो आपको पूरे 1 मिनट तक फुल असेस करना होता है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, आप ऐसे स्टार्टिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग में नहीं, आपको नॉर्मली 1 मिनट तक ही असेस करना होता है। लेकिन कुछ लोग जो प्रैक्टिस में आ जाते हैं, मतलब जो रोज के पेशेंट से डील कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि हाँ उन्होंने 30 सेकंड तक फील करा, उसके बाद में वो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रिक आपकी बुक्स में नहीं है ना, वहाँ पे बोला गया है ऐसा कि ऐसा करो, लेकिन लोग अपनी थोड़ी सी इजी होने के लिए, मतलब आप थोड़ा काम कम हो जाए, जल्दी हो जाए, उसके लिए कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आपको पल्स जो है वो पूरे 1 मिनट तक ही असेस करनी होती है, उससे कम नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉर्मल पल्स रेट का 60 to 100 बीट पर मिनट, ठीक है। अब आता है व्हाट टू चेक। हम बोल रहे हैं पल्स असेस करेंगे, लेकिन पल्स में देखेंगे क्या। आप सबको पता होगा जब भी कोई पल्स फील करता है तो 3 फिंगर से करता है, ठीक है। ये 3 फिंगर्स है, इनसे पल्स फील करी जाती है। एक चीज और, कभी भी आप अपनी जब क्लिनिकल पोस्टिंग्स में होगे या फिर आप ड्यूटी कर रहे होगे, आप एज अ स्टाफ या फिर एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल, तो आपने कभी भी थंब से पल्स फील नहीं करनी, ठीक है। जैसे आपका ये किसी पेशेंट का हैंड है और ये आपका हैंड है, ठीक है। तो आपने क्या करा, ऐसे थंब रखा और थंब से फील करने लगे, क्योंकि फिंगर तो हमारा थंब भी है, ठीक है। ये भी तो हमारे हाथ का एक पार्ट है, तो हम हाथ फिंगर्स को यूज ना करके हम थंब को कर लेते हैं। अगर कभी भी आप किसी भी पेशेंट की थंब से पल्स को फील करते हो तो आपको पेशेंट की पल्स फील नहीं होगी, आपको अपनी पल्स फील हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको अपनी पल्स फील हो गई है तो आप तो वही जाके नोट कर दोगे डेटा में। हो सकता है पेशेंट की पल्स बहुत ज्यादा हाई हो या फिर बहुत ज्यादा वीक चल रही हो, लेकिन आपने तो लिख दिया नॉर्मल वहां जाके, क्योंकि आप तो काम कर रहे हो, आपकी पल्स ठीक है।
तो ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। पल्स कभी भी आप मेजर करते हो, असेस करते हो, तो आपने हमेशा इन 3 फिंगर से करनी है, कभी भी थंब का यूज नहीं करना है, ये बात को एकदम लिख लो, ठीक है। अभी 3 फिंगर्स है, इन 3 फिंगर्स का मतलब क्या होता है? बहुत बार जो आपके एग्जामिनर होते हैं तो वैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप जो बेटा 3 फिंगर से असेस कर रहे हो उनका मतलब क्या है, ठीक है। तो रेट, रिदम और वॉल्यूम, यानी कि अगर आप 3 फिंगर्स का यूज कर रहे हो, 2 का यूज कर सकते थे, 1 का भी कर सकते थे, लेकिन हमने 3 का क्यों करा? क्योंकि जब भी हम पल्स को असेस करते हैं तो उसमें हम 3 चीजें देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका रेट, सेकंड है आपका रिदम और थर्ड है आपका वॉल्यूम, ठीक है। ये 3 तो बिल्कुल मेन है, आपने ये जरूर से चेक करने हैं, तभी आपका जो पल्स है वो अच्छे से आपने असेस करा है, ठीक है। अब देखो रेट में क्या देखोगे, रेट में आता है नंबर ऑफ बीट पर मिनट, यानी कि आपने 1 मिनट में कितनी बीट्स को फील करा, ठीक है। जैसे अगर मैं अपनी यहाँ पल्स फील कर रही हूँ इन 3 फिंगर से, तो मैं रेट में क्या देखूंगी कि मैंने 1 मिनट में कितनी बार जो है बीट्स को फील करा है, वो मेरा हो गया रेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है रिदम, ठीक है। रिदम में होगा रेगुलरिटी ऑफ बीट्स। अब आप रेगुलरिटी कैसे चेक करोगे? मतलब बीट्स तो आ रही हैं, 1 मिनट में मैंने बीट्स को काउंट कर लिया, लेकिन क्या वो रेगुलर थी? मतलब एक साथ एक रिदम में आ रही थी? या फिर ऐसा तो नहीं होता कि पल्स एक बार आपको फील हुई, फिर बहुत टाइम तक फील नहीं हुई, फिर फील हो रही है आपको बीट, तो वो रिदम में नहीं होगी, ठीक है। रिदम का मतलब है रेगुलरली आपको बीट फील होना, ठीक है। तो आप ये भी चेक करोगे। नेक्स्ट आता है आपको वॉल्यूम, मतलब फोर्स, आपकी पल्स कैसी थी, मतलब नॉर्मल थी या बहुत तेजी से आपको फील हो रही थी या बहुत ही वीक फील हो रही थी, ठीक है। जब भी पल्स असेस करते हो तो हो सकता है कि आपको पल्स बहुत तेजी से फील हो, ठीक है, फटाफट फटाफट फील हो, या बहुत ज्यादा वीक फील हो, मतलब आपको बहुत टाइम लगे पल्स को फील करने में, ठीक है। तो आप क्या 3 चीजें देखते हो, रेट, रिदम, वॉल्यूम। क्लियर है इतना? तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, ये वाइवा क्वेश्चन भी है, आपके कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है कि आप पल्स को चेक कर रहे हो तो आप क्या क्या देखोगे। तो आई होप कि आपका यहाँ तक जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसके इतने पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी जो नेक्स्ट है हमारा वो है साइड्स ऑफ पल्स, यानी कि पल्स को किस किस साइड से हम असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमारा आता है कैरोटिड, ठीक है। हम जो है सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, ठीक है। आपका कैरोटिड आएगा, टेम्पोरल है, एपिकल है, ब्रेकियल, रेडियल, अल्नर, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियल, डॉर्सैलिस, पैरेडिस, ठीक है। आपकी 9 साइड्स होती हैं पल्स को असेस करने की। तो सबसे पहले बात करें कैरोटिड की, तो कैरोटिड कहाँ होती है आपकी, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास गए होगे, आपको फीवर होगा या फिर नॉर्मली कोई चेकअप के लिए गए होगे, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको यहाँ पे चेक करते हैं, देखा है आपने, यहाँ पे चेक करते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये कौन सी पल्स होती है आपकी, कैरोटिड। जब भी आपके ऐसे गले के पास, नेक के पास अगर कोई असेस करता है पल्स को, तो उसे बोलते हैं हम कैरोटिड पल्स, ठीक है। अब इसके आप पोजीशन में लिख सकते हो, आपके काम आएगी, बिटवीन ट्रेकिया एंड स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल, यानी कि आपको पता होगा आपकी जो थ्रॉट रीजन है, जो नेक का रीजन है, यहाँ पे ट्रेकिया है, ठीक है, और यहीं पे आपकी स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल भी होती है, ठीक है। स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल, ठीक है, इनके बीच में ग्रूव बनता है, ठीक है। आपके ट्रेकिया, आपके स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल के बीच में ग्रूव बनता है, उस ग्रूव में आप चेक करते हो तो आपको क्या पता लगती है, आपकी कैरोटिड पल्स। क्लियर है इतना? यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्पोरल। टेम्पोरल कहाँ होती है, फ्रंट ऑफ द ईयर, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अपने हाथ लगाओ, फील करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे आप फील करोगे, आपको अपनी पल्स फील होगी, ठीक है। ये कौन सी हो गई आपकी टेम्पोरल, ठीक है। नेक्स्ट आता है एपिकल। एपिकल कहाँ होती है, एपिकल आपके हार्ट पे, ठीक है। अब आपका हार्ट कहाँ होता है, आपके लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो जो एपिकल पल्स है इसकी पोजीशनिंग पूछी जाती है बहुत बार, ठीक है। इसको 5 स्टार ऐसे आप टिक कर सकते हो कि आपको जो टॉपिक है वो आपका 5 स्टार टॉपिक है, ठीक है। एपिकल पल्स जो है आपकी कहाँ होती है, लेफ्ट मिड क्लैविकल इन 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। अब देखो ये याद करने का मैं आपको इजी ट्रिक बताती हूँ। आपका हार्ट लेफ्ट साइड में है, ठीक है, वहां पे आपकी मिड क्लैविकल होती है, ठीक है, क्लैविकल बोन होती है, वहां के 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अडल्ट में एपिकल पल्स कहाँ मिलती है, तो आप बताओगे लेफ्ट मिड क्लैविकल 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है।
वहीं अगर आपसे बच्चों का पूछा जाता है तो आप बोलोगे लेफ्ट मिड क्लाविकल इन फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मतलब दोनों की होगी तो लेफ्ट साइड में ही मिड क्लाविकल में, लेकिन अडल्ट की होती है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे और बच्चों की होती है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपकी एपिकल पल्स खुद में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा ब्रेकियल। ठीक है, ब्रेकियल आती है आपकी अबव द एल्बो, आपकी जो टेंडन बाइसेप्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, आप जब भी बीपी आपका कोई चेक करता है तो यहाँ पे आपका कफ को प्लेस करते हैं ना, यहाँ पे से कफ बांधते हैं आपका, फिर यहाँ पे फील करते हैं, और बहुत सारे लोग स्टेथोस्कोप भी यहाँ पे लगाते हैं आपका। ठीक है, यहाँ फील करते हैं, तो आपकी जो अबव द एल्बो आप फील करते हो वो कौन सी होती है, आपकी ब्रेकियल पल्स होती है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आता है आपको रेडियल। ठीक है, रेडियल कहाँ होती है, अबव द रिस्ट जॉइंट, यानी कि आपके जो ये थंब है। अब देखो रेडियल में दो चीजें कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि मैम रेडियल हम यहीं से क्यों फील कर रहे हैं, आपने बोला कि रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट तो पूरा है तो हम यहाँ से फील कर सकते थे, हमने यहाँ से ही क्यों करी। ठीक है, तो देखो रेडियल पल्स जो होती है आपकी, आप रिस्ट जॉइंट के अबव करते हो, कहाँ करते हो, ये थंब वाले में। ठीक है, रेडियल जब भी होगा आपने याद रखना है थंब के साइड से आप फील करोगे। ठीक है, रेडियल पल्स को। नेक्स्ट आपका आता है अल्नर। अब अल्नर कहाँ होती है, अल्नर आप करोगे रिस्ट वाले जॉइंट के साइड ही, लेकिन कहाँ करोगे, आपकी जो ये लिटिल फिंगर है, छोटी वाली जो आपकी फिंगर होती है इसके साइड। रेडियल करनी है तो यहाँ से, अल्नर करनी है तो यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ से रेडियल आर्टरी पास हो रही है, यहाँ से आपकी अल्नर आर्टरी पास हो रही है। ठीक है, यहाँ तक डिफरेंस याद रखना और लिख भी लेना डायग्राम बना के कि थंब वाले साइड रेडियल, लिटिल फिंगर के साइड अल्नर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पॉप्लीटियल। पॉप्लीटियल कहाँ होती है आपकी, बिहाइंड द नी, नी के पीछे, मतलब आपके जो घुटने होते हैं उनके पीछे। ठीक है, वो कौन सी है आपकी, पॉप्लीटियल होती है। नेक्स्ट है आपका पोस्टीरियर टिबियल। ठीक है, इनर साइड ऑफ एंकल। एंकल मतलब हो गया लड़के जो एंकल जीन्स पहनते हैं, फिर लड़कियां पायल पहनती हैं जहां पे। ठीक है, जो पॉइंट जहां पे आप पायल पहनते हो उसे वाली पल्स कौन सी होगी, पोस्टीरियर टिबियल, वहां पे आप फील करोगे इनर साइड में। ठीक है, एंकल के भी इनर साइड में आपकी जो पल्स आपको फील होगी वो है आपकी पोस्टीरियर टिबियल। अब लास्ट आपकी आती है डोर्सालिस पैडिस, टॉप ऑफ द फुट बिटवीन एक्सटेंसर टेंडन ऑफ ग्रेट एंड फर्स्ट टो, यानी कि आपके फुट जो आपका पैर है उसके, देखो पैर के दो साइड होते हैं। ठीक है, एक तो आपका नीचे वाला हो गया सोल वाला, एक हो गया आपका टॉप ऑफ द फुट। ठीक है, टॉप ऑफ द फुट में भी ग्रेटर एक्सटेंसर, आपके एक्सटेंसर्स होते हैं। ठीक है, उसके ग्रेट टो फर्स्ट टो के बीच में आपने फील करनी है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इतना याद रखो, फुट के टॉप पे करते हो फील। कौन सी वाली, डोर्सालिस पैडिस। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने फैक्टर्स पढ़ लिए, हमें क्या क्या चेक करना चाहिए पल्स में वो पढ़ लिया, और पल्स की साइड पढ़ ली। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे पल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन पल्स साइट फॉर अडल्ट, यानी कि अगर अडल्ट में कोई पल्स को असिस्ट कर रहा है तो सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सी पल्स को असिस्ट किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बेसिकली आपके हाथ पे से चेक किया जाता है। ठीक है, आपके रेडियल पल्स को असिस्ट किया जाता है, तो आपकी जो कॉमन साइट है अडल्ट के लिए पल्स असिस्ट की तो वो है आपकी रेडियल, यानी कि सबसे ज्यादा अगर अडल्ट में कोई सी पल्स को असिस्ट करा जाता है तो वो है रेडियल पल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्डिक अरेस्ट, यानी किसी को दिल का दौरा पड़ा है। ठीक है, कार्डिक अरेस्ट आया है, तब कौन सी पल्स को असिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कभी भी कार्डिक अरेस्ट आता है किसी को तो आप रेडियल पल्स को असिस्ट नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि रेडियल पल्स तो आपकी फील ही नहीं होती कार्डिक अरेस्ट में। क्लियर है इतना, ये बात ध्यान रखना क्योंकि ये आपकी किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्लियर है, तो आपने कभी भी कार्डिक अरेस्ट आता है तो आप रेडियल पल्स को असिस्ट नहीं करोगे। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, अगर जिसको कार्डिक अरेस्ट आया है वो एक अडल्ट है या फिर चिल्ड्रन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मतलब बच्चा है या फिर बड़ा है कोई, तो आप कैरोटिड को असिस्ट करोगे, यानी कि ये वाली पल्स जो है आपकी। ठीक है, इसको असिस्ट करते हो, इसको फील करते हो। और अगर इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब होता है 1 साल तक का बच्चा, आपके बर्थ के 28 डेज से लेकर के आपके बर्थ के 28 डेज से लेकर के आपका 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट कहते हैं।
ठीक है। तो अगर कोई इन्फेंट है जिसको कार्डियक अरेस्ट आया है, तब आप कौन सी चेक करोगे? ब्रेकियल चेक करोगे, ठीक है। बड़ा है, अडल्ट है, चिल्ड्रन है तो कैरोटिड। अगर कोई इन्फेंट है, बच्चा है, तो हम करेंगे उसकी ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, तब हम कभी भी रेडियल पे नहीं जाएंगे, ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ एपिकल पल्स, यानी कि आप एपिकल पल्स को देखो बच्चों, अगर आप टेम्पोरल फील कर रहे हो, आप कैरोटिड फील कर रहे हो, आप पॉप्लिटियल कर रहे हो, तो आप फिंगर से कर लोगे, ठीक है। आप फिंगर से इजीली असेस कर लोगे। लेकिन जो आपकी एपिकल पल्स है, आपके हार्ट आपके फोर्थ या फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है, ठीक है। अडल्ट की फिफ्थ में है, बच्चों की फोर्थ में है, तो इसके लिए आपको फिंगर्स की जरूरत नहीं होती। आप फिंगर से कभी भी एपिकल पल्स को फील कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। आपको फील ही नहीं होगी वो। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? स्टेथोस्कोप चाहिए होता है, ठीक है। कभी भी आप एपिकल पल्स को फील कर रहे हो तो आपको स्टेथोस्कोप चाहिए। और एक चीज और, आपकी एपिकल पल्स, ठीक है, जो आपकी एपिकल पल्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल पल्स। सेंट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो आपका हार्ट जो है वो आपके ऑलमोस्ट आपके बॉडी के सेंटर में आता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये बोला जाए जाओ जाकर के सेंट्रल पल्स को असेस करो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अरे सेंट्रल पल्स कौन सी है, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। नहीं, जो आपकी एपिकल पल्स होती है उसी को हम सेंट्रल पल्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपका पल्स रेट ना वेरी कर रहा है, या आपको सुनाई नहीं दे रही, पल्स फील नहीं हो रही, माना मैंने रेडियल से फील करने की कोशिश करी, मुझे फील नहीं हुई, ठीक है। मैंने अल्नर से कोशिश करी, मुझे फील नहीं हो रही, मुझे टेम्पोरल फील नहीं हो रही, तो हम क्या कर लेते हैं? सीधे एपिकल पे चले जाते हैं, ठीक है। एपिकल पल्स आपकी सेंट्रल पल्स भी कहलाती है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आता है राइज इन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही है कि अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ेगा तो आपकी पल्स में 10 बीट्स का इंक्रीमेंट लग जाएगा, ठीक है। मतलब टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा, पल्स 10 बीट बढ़ जाएगी। अगर पहले 72 थी तो अब 82 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट का मतलब होता है कि आपने क्या करा? पल्स को चेक करा, ठीक है। सेम पर्सन में आपने क्या करा? पहले आपने पेरीफेरी से, मतलब आपने रेडियल, आपने टेम्पोरल, कहीं से पल्स को फील करा, ठीक है। और फिर आपने उसी पर्सन की उसी सेम टाइम पे आपने एपिकल पल्स को भी असेस करा, ठीक है। मैंने आपकी टेम्पोरल पल्स फील करी, फिर मैंने आपकी उसी टाइम पे एपिकल पल्स को भी फील करा, तो मुझे वेरिएशन मिल रहा है, मतलब डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। मुझे सेम पल्स नहीं मिल रही। सपोज करो किसी की 92 आ रही थी पल्स, आपके टेम्पोरल से फील हो रही थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने आपके एपिकल से फील करी तो वो 96 आ रही है, या उससे ज्यादा या उससे कम आ रही है, ठीक है। मतलब डिफरेंस आ रहा है। अगर आपने एपिकल से चेक करी तब, और आपने पेरीफेरी से करी तब, तो उसको बोलते हैं पल्स डेफिसिट, ठीक है। उसको बोला जाता है पल्स डेफिसिट। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? एट्रियल फिब्रिलेशन में। एक आपकी कंडीशन होती है हार्ट की, एट्रियल फिब्रिलेशन, उसमें आपको पल्स डेफिसिट देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो नॉर्मल पल्स की बात हो गई, ठीक है, कि पल्स ऐसी होगी, पल्स में ये करेंगे, पल्स में ये करेंगे। लेकिन अगर आपकी पल्स एबनॉर्मल हो जाए, ठीक है, 60-100 क्या थी? 60-100 हमारी नॉर्मल पल्स थी, ठीक है। लेकिन पल्स एबनॉर्मल हो गई, मतलब कम या ज्यादा हो गई, तब क्या होगा? तब उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो ये आपका टैकी है ना, ये टैकी, इतना टैकी का मतलब हमेशा होता है ज्यादा, ठीक है। ये अपनी कॉपी में लिख लो, टैकी का मतलब हमेशा होगा ज्यादा, ठीक है। कार्डिया का मतलब हो गया आपकी हार्ट बीट से, ठीक है। कार्डिया का मतलब हो गया हार्ट बीट, टैकी का मतलब ज्यादा। अगर आपकी हार्ट बीट, यानी कि किसी अडल्ट की बात कर रही हूँ, चिल्ड्रन या बच्चों की बात नहीं कर रही मैं, अडल्ट की आपकी हार्ट बीट अगर 100 बीट पर मिनट से ज्यादा आ रही है, ठीक है, किसी भी अडल्ट की आपकी बीट 100 बीट पर मिनट से ज्यादा आ रही है, तो आप बोलोगे इसको टैकीकार्डिया हो गया, ठीक है। वही ब्रेडी का मतलब होता है, ठीक है, ये टर्म जो इतना ये ब्रेडी है, ये कहीं भी लग जाए, ठीक है, इसका मतलब होता है कम। टैकी का मतलब हमेशा ज्यादा, ब्रेडी का मतलब हमेशा कम, और कार्डिया का मतलब हो गया आपकी हार्ट बीट, ठीक है। तो ब्रेडी कार्डिया में क्या होगा? अगर आपकी हार्ट बीट कितनी है? 60 बीट पर मिनट से कम जा रही है, ठीक है। नॉर्मल हमारी कितनी होती है? 60-100, ठीक है। अगर 100 से ज्यादा तो टैकीकार्डिया, 60 से कम आ रहा है 1 मिनट में तो ब्रेडीकार्डिया, ठीक है।
ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत बार यूज होते हैं आपकी ईसीजी में। आप जो अपनी एमएसएन पढ़ोगे, मेडिकल सर्जिकल आपकी बुक पढ़ोगे, डिजीज कंडीशन पढ़ोगे, तो वहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि टैकीकार्डिया क्या होता है और ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि पल्स का इंट्रोडक्शन, उसके कुछ जो फैक्टर्स उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, पल्स में क्या क्या देखना होता है, साइट्स क्या होती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए इंटरेस्टिंग रही है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको इतना सारा कंटेंट मिलने वाला है और पहले से ही अपलोडेड है, जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आई है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देना, क्योंकि वो मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं ऐसे करके आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करती रहूं। और हर संडे को आपको इस चैनल पे एक नया लेक्चर जरूर मिलेगा, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।